एवरीवन, वेलकम बैक टू नयनश्री क्लासेस एंड दिस इज नयनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीटेट की परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही साथ दिमाग की बत्ती जलाने वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, वो भी विद इन सेकेंड्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। यहाँ पर मैं आपको इसको विद इन सेकेंड सॉल्व करना सिखाऊंगी। ऐसा नहीं है कि इसको मैं एक लंबी सी प्रोसेस के थ्रू सिखाऊंगी, ये भी आप आसानी से सीख सकते हैं। बस आपको यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लिए गए तो आप अपनी परीक्षा में बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। सो आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सीटेट देखिए कितनी बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यही इसी तरीके का कॉन्सेप्ट आपका रिपीट हुआ है, बस आपके नंबर चेंज कर दिए गए। कॉन्सेप्ट तो वही है ना, कॉन्सेप्ट एक ही होगा, है ना। बस आपका क्या होता है, यहाँ पर संख्या चेंज कर दी जाती है। जैसे एक पिता है, एक पिता के बच्चे अलग अलग होते हैं लेकिन पिता तो वही है ना। तो ऐसे ही है, ये कॉन्सेप्ट आपका सेम टू सेम है, बस आपके नंबर चेंज कर दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि 12 और 16 का न्यूनतम सारगुणज मल्टीप्लाई बाय 10 और 15 का न्यूनतम सारगुणज बराबर है। एक काम करते हैं, पहले न्यूनतम सारगुणज को समझ लेते हैं। न्यूनतम सारगुणज क्या होता है, सुना होगा आपने, क्या? एलसीएम। सही सुना है आपने। चलिए देखते हैं न्यूनतम सारगुणज क्या होता है। न्यूनतम सार्वगुणज, दो टर्म आपको यहाँ पर समझनी है। एक तो है आपका न्यूनतम सार्वगुणज और दूसरा आपका जो टर्म है वो है आपका सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। क्या है? सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। दो टर्म आप समझ गए तो बल्ले बल्ले, ठीक है। न्यूनतम सार्वगुणज का आपका मतलब होता है एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है मैम? ये तो हम जब छोटे से थे ना, नन्हे मुन्ने बालक, तो हमने समझा था, अभी तो हमें याद ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम समझाते हैं आपको। यहाँ पर एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समावर्त। हिंदी में आप याद मत रखिए, इतना लंबा सा नाम है, ठीक। इंग्लिश में आप याद रखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल? तो वह छोटी से छोटी संख्या, क्या? वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक से विभाजित हो। प्रत्येक का मतलब क्या है? जिनका आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना हो। वह छोटी से छोटी संख्या, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक से विभाजित हो वो एलसीएम कहलाती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाती है, लघुत्तम समावर्ती कहलाती है। ओके। दूसरा यहाँ पर टर्म आपको समझना है सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। बस यहीं से आपका सारा का सारा आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड क्या होता है, आइए देखते हैं। सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, ठीक, गुणनखंड, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड का मतलब होता है आपका HCF। अब ये क्या है मैम? जैसे तैसे एलसीएम सीखा, अब आपने एक और टर्म यहाँ पर ला दिया HCF। तो ये वही है जो आप नन्हे मुन्ने बालक थे तब पढ़ते थे, मासा पढ़ते थे ना, मासा यानी कि महत्तम समावर्त। तो यह वही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक बार और रिपीट करूं मैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे प्रत्येक में भाग चला जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो आपकी प्रत्येक को विभाजित कर दे। क्या? प्रत्येक को विभाजित कर दे, वो आपका एचसीएफ होता है। देखिए ये तो हो गई एकदम वैसी वाली बात कि मैं बता तो दिया बट समझ में नहीं आया है। कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल मैं लेती हूँ, लेट्स से मैं इसी को सॉल्व करती हूँ कि 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज क्या होगा। आइए देखते हैं 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज, ठीक। देखते हैं न्यूनतम सार्वगुणज यानी कि एलसीएम, यानी कि मैं आपको 12 और 16 का एलसीएम लेना यहाँ पर सिखा रही हूँ, ठीक। 12 और 16 का एलसीएम कैसे लेंगे, न्यूनतम सार्वगुणज अगर आपसे पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, ये आप सीख रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले 2 से आप शुरुआत करते हैं। 2 छक्के 12, 2 आठे 16, 2 तिया 6, 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा 3 एज इट इज रहेगा, ये 2 बार जाएगा, फिर इसमें आपका एज इट इज रहेगा ये 1 बार, और ये आपका 3 एकम 3 एकम 3। जब तक एक एक ना आ जाए नीचे तब तक आपको ये प्रोसेस करती रहनी है, ठीक है। अब आपके ये जो आए हैं ना, ये शुरुआत के, इनको आप देखिए, बाकी को छोड़ दीजिए, बाकी से आपको कोई मतलब नहीं रखना है। तो शुरुआत में क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। देखिए 2 2 2 4 बार आया, फिर आपका एक बार 3 आया। इस चीज को आप देखिए काउंट कर लिया करें, 1 2 3 4। कई बार ऐसा होता है परीक्षा में हड़बड़ाहट में हम 1 2 को मिस कर देते हैं, वहीं से खेला खत्म हो जाता है।
तो खेला खत्म नहीं करना है, खेला शुरू करने से पहले ही खत्म नहीं करना है आपको, ठीक है। अब देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48। ओ वाह, एलसीएम लेना सीख गए आप, आ गया, समझ आया। 48 आ गया यहाँ पर। अब ये मैम एलसीएम तो हमने सीख लिया है। अब एचसीएफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। एलसीएम सीखना बहुत इजी है बट एचसीएफ में प्रॉब्लम आती है। तो एचसीएफ आज मैं आपको ऐसे सिखाऊंगी कि आप अपने जीवन में अपने जानू मानू सोना को भूल सकते हो पर एचसीएफ को नहीं भूल पाओगे। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे आपसे कहा गया 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड, किसका, 25 और 30 का, किसका, 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड आपका क्या होगा। सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड का मतलब है आपका एचसीएफ। क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं मैम, एचसीएफ आप आसानी से निकाल सकते हैं। 2 आपको यहाँ पर मैं मेथड बताने वाली हूँ, दोनों में से जो आपको बेस्ट लगता है, जो आपको लगता है कि आप कर पाएंगे, आप वो चूज कर सकते हैं। सबसे पहला होता है आपका गुणनखंड विधि, दूसरा होता है आपका भाग विधि, ठीक है, गुणनखंड विधि, ठीक, गुणनखंड विधि, ठीक। अब पहले एचसीएफ को माइंड में रखिए। एचसीएफ वो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर दे। मैंने बड़ी से बड़ी कहा है, आप कहेंगे मैम एक भी तो विभाजित कर देगा इनको, है ना। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन बड़ी से बड़ी छांटना है। एक के बाद देखिए और कौन विभाजित करेगा, देखिए एक के बाद आपका 5 विभाजित करेगा, और देखिए कौन विभाजित करेगा। इनमें से फिर आपको बड़ी छांटनी होती है, क्या, इनमें से फिर आपको बड़ी संख्या छांटनी होती, वही आपका एचसीएफ होगा। ऐसे नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, आपको मैंने गुणनखंड विधि समझाना है यहाँ पर, दूसरी मुझे समझाना है भाग विधि। पहले गुणनखंड विधि देख लेते हैं। थोड़ा सा आपको लग सकता है गुणनखंड विधि कि आपका ऐसा है कि टाइम टेकिंग हो सकता है। जैसे 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, सीधा 5 से जाएगा। 5 25, 5 एकम 5, यानी कि 5 गुणा 5 बार हो गया। अगर मैं 30 की बात करूं तो 30 को देख लेते हैं। 2 से ये कितनी बार, 15 बार जाएगा, फिर 3 से 5 बार जाएगा और 5 से 1 बार जाएगा, यानी कि 2 × 3 × 5। अब जो आया है ना, जो आपका प्रोडक्ट आया है यहाँ पर, इसको एज इट इज यहाँ पर लिखिए 5 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5। देखिए इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, सिर्फ एक 5 ऐसा है जो दोनों में ही कॉमन है। ध्यान से देख लीजिए इस चीज को, इधर देखिए, इधर कौन सा आपको कॉमन दिख रहा है, कौन सी ऐसी संख्या है जो कॉमन दिख रही है आपको। आप कहेंगे कि मैम 5 दोनों में कॉमन है, यही आपका एचसीएफ है। क्या है, यही आपका एचसीएफ है, यानी कि हमारा 5 एचसीएफ आ गया। आप एचसीएफ निकालना सीख गए, मुबारक हो। दूसरा आपको यहाँ पर मैं सिखाने वाली हूँ भाग विधि। तो भाग विधि कैसे करेंगे, भाग विधि, उसके पहले आप मुझे 1 मिनट दीजिए, क्योंकि इलाहाबाद में इतना ज्यादा मच्छर है, उस मच्छर के चक्कर में मुझे जलाना पड़ता है, ये क्या कहते हैं इसको, ऑल आउट, और फिर उसकी स्मेल जो है वो बहुत ही ज्यादा चुभती है। इसको मैंने बंद कर दिया। अभी हम भाग विधि की बात करने वाले हैं कि भाग विधि हम कैसे करते हैं एचसीएफ के लिए। आइए देखते हैं। भाग विधि में आपको ये देखना होता है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा अंक है। ये तो आप देख सकते हैं आसानी से। आप कहेंगे मैम 30 बड़ा है, तो 30 में हम भाग देंगे किससे, 25 से, ठीक है। 30 में हम 25 से भाग देंगे। कई आपके जो महारथी लोग होंगे सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ तो 2 संख्या थी, तो आपने ले लिया भाग विधि में, और अगर यहाँ पर 3 संख्याएं हैं तब क्या करेंगे, तब भी आपको यही करना पड़ेगा। पहले 2 का करिए, फिर उससे उसके थ्रू आपका 1 बनेगा, उससे फिर आपको तीसरी वाली संख्या को लेकर करना होगा, ठीक। तो यहाँ पर आपसे भाग विधि कहा गया है, तो भाग विधि में क्या करना होगा। अब आप देखिए 25 से कम 25 बार जाएगा, यहाँ पर क्या बचा आपका, 5 बचा। अब ये प्रोसेस आपको तब तक दोहरानी है जब तक कि आपका जो है यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आ जाता है। क्या, शेषफल रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ जाता, तब तक आपको ये प्रोसेस करनी है। अब इस 5 से आपको 25 में करना होगा। जितने भी विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है, डीएलएड तो किया है लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ, उनको ये आता होगा, क्योंकि ये ना डीएलएड के दौरान कई बार परीक्षा जो होती है ना उनमें पूछा जाता है आपसे, ठीक। तो ये 5 25, यानी कि ये भी आपका देखिए रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया कि नहीं। अब लास्ट जो आपका अंक आता है ना, ये जो लास्ट, ये जो भाई साहब दिख रहे हैं, यही आपका एचसीएफ है। तो दोनों विधि से देखिए, एचसीएफ यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5। तो अब आपको फाइनली मुबारक हो, आप एचसीएफ निकालना सीख गए हैं, है ना। तो अब हम आते हैं प्रश्नों की ओर, क्योंकि मैं चाहती थी कि एक बार आप ना ये सीख गए ना कि यार ये होता क्या है आखिर में, ये क्या है ये न्यूनतम सार्वगुणा, जो सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। तो वहीं आपको सारी प्रॉब्लम जो है ना वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक।
सो आइए अब हम अपने प्रश्न की ओर मूव करते हैं। इसको मैं हटा देती हूँ अभी। बड़ा ही आसान होता है मैथमेटिक्स, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज आपको यहाँ पर निकालना है। तो 12 और 16 का अभी अभी आप निकाल के आए हैं। उसके बाद आपको बोला गया है 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज मल्टीप्लाई करना है और उसको आपको बताना है कितना होगा। तो एक काम करते हैं, देख ही लेते हैं। 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज यानी कि एलसीएम, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 और किसका 15 का आपको क्या निकालना है, 10 और 15 का एलसीएम। अब फिर आपको बताना है कि फाइनल आपका क्या यहाँ पर बनता है। यही तो आपको बोला गया है, देख लीजिए एक बार, यही बोला गया ना। तो 12 और 16 का आप क्या करिए, एलसीएम निकालिए। फिर से निकाल लेते, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर से करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रैक्टिस होगी। 2 से कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 2 से 8 बार जाएगा, 2 से 3 बार जाएगा, 2 से 4 बार जाएगा, 3 2, फिर यहाँ पर 2 से फिर 1 बार और फिर यहाँ पर 3 से फाइनली 1 1 आ गया। 2 एकम 2, दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, यानी कि यहाँ पर आपका ये कितना आया है, इसका एलसीएम 48 आया है। बीच में आपका मल्टीप्लाई है। 10 और 15 का और एक बार निकाल लेते हैं। 10 और 15 का 2 से 5 बार जाएगा, 15 एज इट इज रहेगा, 2 से 5 बार। अब तो जाएगा ही नहीं, ये तो 3 से होगा। अब आपका 3 5 15, 5 से आपका 1 बार जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक, 3 दूनी 6 यानी कि 2 तिया 6, यहाँ पर क्या होगा, 6 ती 18 और आगे देखिए 6 ती 18, 6 को 24, 6 पंची 30, तो यहाँ पर 30 आएगा आपका। देख लीजिए एक बार, आएगा ना 30, ठीक। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर करके दिखाना है। तो क्या होगा आपका, करके देख लीजिए। 0 एज इट इज होगा, 3 8 24 के 4 हासिल की 2, 3 चौका 12 से 13 14, यानी कि 1440 आपका फाइनल आंसर आ गया। तो यही आपको करना था और आपको कुछ करना नहीं था। आई होप आप इस चीज को भी समझ गए होंगे, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, ठीक। अब आपके लिए आसान हो गई है ये पूरी प्रोसेस। अब मैं आपको फटाफट से सारे क्वेश्चन को बता देती हूँ, बाकी आप कैलकुलेशन खुद से करिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आप कर चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन मूव करते हैं। 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज यानी कि वही एलसीएम जो आप सीख के आए हैं। तो कह रहे हैं 36 और किसका, 60 का एलसीएम डिवाइडेड बाई 18 और किसका 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, यानी कि यहाँ पर HCF आपसे बोला गया है। फाइनल में आंसर जो आएगा वो आपको यहाँ पर बताना है। करके देखते हैं। 36 एंड 60 का आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। 2 से 18 दूनी 36, 2 से 30 बार जाएगा, 2 से 9 बार जाएगा, 15 बार जाएगा। अब तो जाएगा नहीं 2 से, तो 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 5 15, फिर 3 से 1 बार, 5 एज इट इज, फिर 5 से जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एलसीएम क्या आया फाइनल में, देखिए एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई, देखिए इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, यही आपका एलसीएम होता है। ये शुरुआत की है ना, इन्हीं का आपको जो है क्या करना होता है, मल्टीप्लीकेशन करना होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आपका एलसीएम आ गया, ठीक। ये आप आसानी से कर सकते हैं। एचसीएफ की बात आती है तो मैं आपको एचसीएफ जो सिखाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है कि भाग विधि जो है ना वो थोड़ी सी आपके लिए मैं कहूंगी लंबी नहीं होती, वो छोटी होती है, तो उसी से करके देख लेते हैं। और मेरा तो फर्ज बनता है मैं दोनों को सिखाऊं, तो मैं आपको दोनों ही सिखा देती हूँ एक बार। जैसे 18 को करते हैं, फिर हम 45 को करेंगे। 18 को अगर हम करेंगे 2 से 9 बार जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 3 9, 3 एकम 3, तो फाइनल हमारा क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक। इसका देखते हैं हम, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 एकम 5, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब आपको ये देखना है कि इनमें कॉमन क्या आ रहा है, तो आप देखिए इन दोनों में ही, एक बार मैं इसको इसके नीचे लिख के बताती हूँ आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। देखिए इस वाले को मैंने यहाँ पर लिखा है, इस वाले को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में, आप कहेंगे एक 3 कॉमन है, लिखिए नीचे, दूसरा भी 3 आपका कॉमन है, लिखिए नीचे, तो यानी कि आपका 9 क्या आ गया, एचसीएफ यानी कि आपका महत्तम समावर्त आ गया। तो आपने यहाँ पर निकाला एलसीएम ये आया है, एचसीएफ ये आया है, आपको यहाँ पर डिवाइड करना था, तो एक काम करते हैं यहीं से कर लेते हैं, इतना खिचड़ी क्यों, हम इसका मल्टीप्लीकेशन करें, फिर हम इससे भाग दें,
इतना पेशेंस कौन रखे, इधर ही कर लो आप सीधा सीधा कि एलसीएम हमारा कितना आया है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 9। 9 से यहाँ पर 9 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 आंसर आ जाएगा। ठीक, इतना वो मत करिएगा आप लोग, जब पता है कि यहाँ पर आपका डिवीजन है तो क्यों इसका मल्टीप्लिकेशन करना, क्यों इतने लिए इतना अपने अपने जीवन को और कॉम्प्लिकेशन में डालना, है ना। ये चीज आप समझ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पे मूव करें, एक बार आप लोग देख लीजिए, मुझे ऐसा लगता है एक बार आपको अच्छे से देख लेना चाहिए इसको थरली। देख चुके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। मैं ऑप्शन इसलिए नहीं लिखती ना, अगर मैं ऑप्शन लिखने लगूं तो मैं इतने सारे क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगी, फिर मैं जो दोबारा से लिखना पड़ता है। अगला जो जैसे क्वेश्चन है वो आपसे कि 5, 10 एंड 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज, तो इनमें सबसे छोटा सार्वगुणज क्या होगा, यानी कि इनका एलसीएम। तो 5, 10, 35 का एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम आपसे कहीं निकालना है आपको, और सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड का अंतर है, यानी कि फिर आपको जो है एचसीएफ निकालना है और फिर आपको क्या करना है, अंतर करना है। तो एक काम करते हैं, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, 5, 10, 35। इसको मुझे इस भाषा में लिखना चाहिए कायदे कानून से, इस तरीके से ये, और यहाँ पर 5, 10 एंड 35 का HCF। ठीक, अब आप समझ गए होंगे आसानी से, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको निकालना है ना। तो 5, 10 एंड 35 का एलसीएम आपको निकालना है। तो आप कैसे करेंगे, सिंपल है, वही मेथड 2 से करेंगे। 2 से ये 5 बार जाएगा, ये 35 बार जाएगा। अब देखिए 3 से तो नहीं होगा, अब सीधा 5 से होगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। फिर 7 से होगा, आपका बनाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। यही होगा कि नहीं, एक बार देख लीजिए आप लोग। 5 दूनी 10, 10 साते 70, 70 आया। यहाँ पर इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, मैं दोनों ही मेथड से बताती हूँ। अब आपके यहाँ पर बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि 3 यहाँ पर नंबर आ चुके हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं ना। तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप जो है गुणनखंड विधि से देखिए। 5 का तो 5 ही होगा, इसको और कितना तोड़ेंगे हम। 10 का देखें तो 10 का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 होगा। एंड 35 को अगर हम देखें तो 35 का क्या होगा, 35 का देखिए 5 गुणा 7 होगा, 5 सत्ते 35। देखिए ये ऐसी इसी विधि से आपको करना है, ये मैंने इसी विधि से लिखे हैं, बस ये ओरल था तो मैंने ऐसे ही लिख दिए। इनमें कॉमन क्या है, देखिए 5, 5, 5 तीनों में कॉमन है, यानी कि एचसीएफ हमारा 5 आ गया है ना। अब दूसरी विधि से करके देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगी इन 2 नंबर को चूज करिए, जैसी आपकी श्रद्धा आप उन 2 नंबर को ले लीजिए। मैं ऐसा कुछ आप पर प्रेशर नहीं करूंगी। इन 2 नंबर को लीजिए, 5 को लिया और आपने 10 को लिया, इनका एचसीएफ निकालिए। 5 में आप 5 से आप क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे 10 में, तो 5 दूनी 10 आपका यहाँ पर कट जाएगा, यानी कि 5 जो है इन दोनों के एचसीएफ की बात करूं तो 5 आया है। सिंपल सी बात है, आया कि नहीं। अब इन दोनों का 5 आया है, तो एक काम करिए, फिर 35 को और 5 को और 35 को करके देख लीजिए। तो आप क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी में भाग देंगे, तो 5 सत्ते 35, यानी कि 35। यहाँ पर 0 शेषफल, मैंने यही तो सिखाया है, रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए। रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 आ गया, तो बल्ले बल्ले सावा सावा हमारा 5 यहाँ पर एचसीएफ आ गया। दोनों ही मेथड आपके सामने है, एक बार देख लीजिए तो आपको आसानी होगी, है ना। अब आपसे कह रहे हैं घटाने को, कि इनका जो एलसीएम आया है वो ये आया था ना, और इनका जो एचसीएफ आया है वो, इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 65 होगा, है ना। ओरल कैलकुलेशन थी इसकी, तो आई होप आप इस चीज को समझ भी गए होंगे आसानी से, कोई बड़ी बात है नहीं है इसमें, है ना। एक बार देख लीजिए अच्छे से, मैं देख रही हूँ आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, ऐसे करके देखूं। चलिए पढ़ रहे हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन देखें। आप लोग सोच रहे होंगे मैम 2 आंखें आपकी ऑलरेडी थी, एक चश्मा भी लगा लिया, फिर 2 आंखें और ऐसे ऐसे कर रही हैं, अब क्या होगा आपका। अब कुछ नहीं होगा, यही चश्मा, तो कितनी मशक्कत के बाद ये चश्मा मतलब लगाने का मौका मिला है आप सभी को। अगर मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगी ना, नो वन कैन बिलीव ऑन दिस, बिकॉज ये बिल्कुल ट्रू है। चश्मा लगाने के लिए मना किया जाता था कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। और मेरी 4th ईयर तक, मैं कहूँगी मैं जब 2nd ईयर में थी बीटेक के, तो
मेरी ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मैं कुछ भी नहीं देख पाती थी बोर्ड पे। इस तरीके से आपसे बोल रही थी, मेरे गूज़बम्स आ चुके हैं, बिकॉज वो सब चीज़ें ना ऐसे रिलेट करती हैं तो बड़ा सा बुरा सा लगता है। मेरा जो है जावा की क्लास चलती थी, तो जावा की क्लास में मुझे साजिद सर पढ़ाते थे और मुझे कुछ भी नहीं दिखता था कि वो सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो मेरी दोस्त थी स्मृति, मैं उसी के बगल में बैठती थी, तो मैं उसकी कॉपी से जो है कॉपी करती थी अपनी कॉपी में। तो साजिद सर ने देख लिया और उन्होंने मुझे खड़ा किया, बोले कि तुम उसकी कॉपी से क्यों लिखती हो, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है कि तुम बोर्ड से लिखो या फिर जो मैं बोल रहा हूँ उससे कनेक्ट करके लिखो। तो मैं खड़ी हुई और मैंने सर को बोला कि सर मुझे दिखता नहीं है। तो मेरी दोस्त ने बोला कि सर इसको दिखता नहीं है, और मतलब क्लियर नहीं दिखता है, दिखता तो है। तो फिर सर मुझे बोले कि बेटा तुम अपनी आईज चेक कराओ, मैं इतने दिन से तुमको नोटिस कर रहा हूँ, तुम दूसरे की कॉपी से कॉपी करती हो, अगर तुम्हारे बगल में कोई नहीं बैठा होता है तो तुम कुछ भी नहीं लिखती हो, मतलब जितना मैं बोलता हूँ खाली उतनी लिखती हो। क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग होती है, तो प्रोग्रामिंग को हम जो है बोर्ड पर लिख के ही देख पाएंगे, है ना। कितना भी बोल रहे सब उतना नहीं कर पाते हैं आप। प्रोग्रामिंग समझ सकते हैं कि एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद फिर मैंने अपने घर में बोला कि मेरी आईज में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सेकेंड ईयर की बात है। तो फिर वही सब कि अभी काम चलाओ, ये वो, तो ऐसे करके मेरा थर्ड ईयर गुजर गया। फिर थर्ड ईयर के बाद हमारी एक क्लास जो है हमारे एचओडी सर लेते थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिन्हें कहते हैं, वो हमारी क्लास लेते थे। तो उन्होंने भी मुझे यही नोटिस करते हुए मतलब नोटिस किया कि इसको दिखता नहीं है और ये इधर उधर से कॉपी करती है, बोर्ड वाली कुछ भी नहीं दिखती है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि बेटा अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, लेकिन तुम अपनी आईज चेक कराओ, तुम अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हो। तब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि जाने दो, जो कहता है कहने दो, मैं चश्मा लगाऊंगी अब से। तो फिर मैंने किसी को नहीं बताया ऑनेस्टली। मैं गई, मैं तब झांसी में पढ़ती थी, मैं गई, मैं अपना चश्मा बनवा के लाई और फिर मैंने चश्मा लगाना शुरू किया। जब मैं गाँव गई तो फिर से वही रिएक्शन कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि लड़की को चश्मा लगा है, इस तरीके की अजीब अजीब सी बात है। फिर मैं यही कहती थी कि अगर मैं कहीं गिर गई तो मुझे उठाने के लिए कौन आएगा, या तो आप लोग इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मैं गिर गई तो मुझे तुरंत उठाने के लिए आ जाओ। फिर धीरे धीरे उस चीज को कंटिन्यू किया है। तो चश्मे की स्टोरी भी बड़ी अजीब सी है मेरी। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये सब तो चलता रहता है लड़कियों के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए। हालांकि ऐसा नहीं कि मेरे घर में किसी को चश्मा नहीं लगा है, मेरे भाई को चश्मा लगा हुआ है ऑलरेडी, और लेकिन मैं लड़की हूं ना, मैं भूल जाती हूँ इस बात को। अगला देखिए, 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल डिवीजन आपको लगा यहाँ पर 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड आपका बराबर होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लिया गया है। ध्यान से देखिएगा, 21 और आपके 49 किसके बीच, 21 और आपकी किसके बीच, 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल, 7 के गुणजों का योगफल। 7 के गुणज क्या होंगे, सिंपल सी बात है। 7 के गुणज अगर मैं आपसे पूछूं, 7 के गुणज को समझाने से पहले मैं आपको 2 के गुणज समझाती हूँ। 2 के गुणज का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है। 2 के गुणज यानी कि 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 4 थोड़ा सा अच्छा लिख दूं, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। ठीक, ये आपके क्या होंगे, ये आपके 2 के गुणज हुए। अब 7 के गुणज क्या होंगे, ओबियस सी बात है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 चौका 28, 7 पन्ना 35, 7 छंग 42, 7 साते 49, है ना। यही होगा ना, होगा कि नहीं, आसानी से समझ सकते हैं इस चीज को तो आप लोग। अब यही तो आपसे कह रहे हैं, ध्यान से देखिए, कह रहे हैं 21 और 49 के बीच। अब कुछ महारथी ऐसे होंगे जो 21 और 49 के बीच इन सभी को ले लेंगे, इन सभी को। जी नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। एक बार देखिए, 21 और 49 के बीच, 21 और 49 के बीच, इसका मतलब है इसके बीच, 21 और 49 के बीच में इसको हटाती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। 21 और 49 के बीच का मतलब है आपके ये वाले आपके जो नंबर लिखे हैं बीच में, तो यही होंगे ना। जैसे मैं एक बात बोलूं आपको कि 2 और 4 के बीच, तो 2 और 4 के बीच 3 है, तो आप कहेंगे 3। यही तो मैं आपको बोल रही हूँ, 21 और 49 के बीच क्या है, यही तो नंबर है, 28, 35 और 42। 28, 35, 42 ही है ना। तो कह रहे हैं 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल, 7 के गुणजों का योगफल। तो 7 के गुणज आपके इसके बीच क्या है, 28, 35 और आपके 42। इनको आपको जोड़ना है, इनका योगफल आपसे कहा गया है कि इनका योगफल, और 25 और 30 का सबसे बड़ा
जो है सार्व गुणनखंड आपका जो है किसके बराबर होगा, बीच में आपका डिवीजन लगा हुआ है, तो इसको आप आसानी से जोड़ सकते हैं। 8 और 2 10, 10 और 5 15 की 5, हासिल का 1 आएगा कि नहीं। 4 और 3 7, 7 से 8 9 और ये कितना हो गया 10, यानी कि 105 आ गया ये। तो आपने इतनी चीज जो है अभी तक निकाल ली है। इसको मैं अलग पेन से बताती हूँ आपको, 1 मिनट में पेन ढूंढ लो अपना। ये जो है इतना आपने पोर्शन इतना सॉल्व किया है, इतना पोर्शन का आपने आंसर क्या निकाला है, आपने 105 निकाला हुआ है। डिवीजन आप रहने दीजिए अभी, इसको थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड हम निकाल लेते हैं एक बार। किसका? 25 और 30 का। आइए देखते हैं 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड क्या होगा। 25 और 30 का, इस पेन से आपको दिखेगा नहीं उतना, तो इससे करते हैं। 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड मैं किस विधि से बताऊं आपको। आप गुणनखंड विधि आसानी से कर सकते हैं। आई थिंक मुझे भागफल वाली विधि बतानी चाहिए ना, भाग वाली विधि जिसे कहते हैं आप लोग, इस तरीके से करते हैं। छोटी संख्या से बड़ी में भाग देते हैं, इतना तो आप सभी को पता होगा। तो 25 से कम 25 भाग जाएगा, इधर कितना 5 बचेगा। अब ये जो 5 है ना, इससे इसमें भाग देते हैं। कब तक हम ये प्रोसेस दोहराते रहेंगे? जब तक कि यहाँ हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल शून्य नहीं आ जाता है। ठीक, क्या शेषफल हमारा शून्य नहीं आ जाता है, तो 5 से 5 बार जाएगा, ये 25, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0, यानी कि जो लास्ट नंबर है यही हमारा HCF को डिनोट करता है, यानी कि हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो ये हमारा आ गया 5। अब आपसे कह रहे थे, इसको देखिए आप लोग, इतनी जो आपसे चीज कही गई है ये वाली, ये इसका आपने क्या निकाला है आंसर 5। तो आपसे कहा गया है कि इसका यानी कि 105 को आपको डिवाइड करना है किससे? 5 से। अब ये तो बहुत सिंपल हो गया यार, ये तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो 21 आ गया है ना। अब आसान हो गया कि नहीं? देखिए सब कुछ आसान, मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ सब कुछ आसान है। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे भी टफ लगती थी, उसका रीजन सिर्फ एक था, क्योंकि मेरे जीवन में कई सारी ऐसी चीजें हुई जिनमें आसान चीजों को भी टफ कहना शुरू किया लोगों ने, और वो मुझे टफ लगी। लेकिन जब से मैंने आसान कहना शुरू किया है तब से मुझे हर एक चीज आसान लगने लगी है। अगला देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्व गुणनखंड का गुणनफल है। एक काम करते हैं, सबसे छोटा सार्वगुणज यानी कि आपका एलसीएम, तो 30, 36 एंड 42, 30, 36 एंड 42 आपको क्या निकालना है इनका सबसे छोटा सार्वगुणज यानी कि इनका एलसीएम। और फिर कह रहे हैं आपका इनका सबसे बड़ा जो है सार्व गुणनखंड यानी कि एचसीएफ, तो 30, 36 एंड 42 का आपका क्या एचसीएफ, यही आपको निकालना है। बताइएगा कितना होगा। एक काम करते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। आई होप आप इस चीज को आप समझ गए होंगे, मुझे इतना करवाने की जरूरत भी नहीं है, बट मैं करवा देती हूँ एक बार। जैसे 30, 36 एंड 42 आपको दिया गया है। 2 से करेंगे, 2 से 15 बार करे जाएगा, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अगर कहीं कैलकुलेशन में कुछ भी ऐसा होता है इधर उधर, तो ये आपकी जिम्मेदारी, आप सही कर लेंगे उसको, है ना। फिर 2 से करेंगे 15 टाइम्स जाएगा, 2 9 18 एज इट इज रहेगा। 3 से करेंगे 3 5 15, 3 3 9, 3 9 27, 3 7 21, 7 बार जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद 3 से करेंगे 5 टाइम्स, एज इट इज रहेगा, ये 3 से 1 बार जाएगा, ये 7 से, फिर ये 5 से जाएगा तो 1 होगा, यहाँ पर एज इट इज 7 रहेगा, 1 और यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सब जगह 1 आ गया है, यही आपका फाइनल हो गया। तो यानी कि एलसीएम क्या आ गया, इन सभी का आपका मल्टीप्लीकेशन होता है एलसीएम, यानी कि 2 बड़ा सा आ रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 5, मल्टीप्लाई बाई 7, ये आपका एलसीएम आ गया है। ठीक, ये आपको करना होगा। ठीक, फिर कह रहे हैं इनका एचसीएफ, तो इनका एचसीएफ में मैं आपको किस मेथड से बताऊं, मैं आपको ना भाग वाली विधि से बताती हूँ। 30, 36 एंड 42 का एचसीएफ। तो एक काम करती हूँ, पहले मैं इन दोनों का कर लेती हूँ। तो मैं छोटी संख्या से बड़ी में भाग दूंगी, छोटी से बड़ी में, यही तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, ये छोटी संख्या से बड़ी में भाग देते हैं। तो 30 से 1 बार जाएगा, ये 30 होगा, यहाँ पर 6 होगा, 6 से हम इसमें 30 में देंगे, यानी कि 6 पंचे 30, तो 0 आ गया रिमाइंडर, यानी कि 6 आ गया। इन दोनों का आपका एचसीएफ 6 आ गया है। तो 6 से आपको फिर 42 को करना होगा, 6 से 42 को करना होगा। देखिए 6 7 42, तो आपका क्या हो गया, 42 आपका 0 आ गया, यानी कि आपका 6 यहाँ पर क्या आ गया, एचसीएफ आ गया कि नहीं। अब आपसे कह रहे हैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो इसमें आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, फाइनल आंसर आप निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा था, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें।
इसको मैं हटा देती हूँ अभी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। अगला होगा 36, ये वाला कर चुके हैं हम लोग, ये वाला है ना। तो 36 और 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, यानी कि आपका 36 और 54 और आपका 60, इनका सबसे छोटा सार्वगुणज, यानी कि इनका आपको एलसीएम निकालना है और फिर डिवाइड कर देना है आपको 90 से। तो ये आप आसानी से आप कर सकते हैं, इतना आप लोगों ने सीख लिया है। आई थिंक मुझे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करना चाहिए, जो कि काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन इनमें से सबसे अच्छा क्वेश्चन था, जो कि आपके समझने के लायक है। अगला देखिए 200 और 400 के बीच में, ये लाइन आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखनी है कि 200 और 400 के बीच में, 200 और 400 के बीच में 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। सबसे छोटा सार्वगुणज का मतलब है एलसीएम, लीस्ट कॉमन आपका मल्टीपल। ओके, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब 30, 45 एंड 60, इनका सबसे छोटा आपको सार्वगुणज यहाँ पर निकालना है। तो एक काम करते हैं, पहले एलसीएम इनका निकाल लेते हैं। एलसीएम तो निकालना है, 2 से 15 बार जाएगा, 2 से 45 एज इट इज रहेगा, ये 30 टाइम्स जाएगा, 2 से ये 15 बार जाएगा, 45 एज इट इज रहेगा एंड 15 टाइम्स हो जाएगा ये, है ना। फिर 3 से जाएगा, सो 3 5 15, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 5 15, फिर 3 से जाएगा 5, 3 5 15, 5, फिर 5 से इसको करेंगे तो 1 1 हो जाएगा। अब ये आपका फाइनल में क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा एलसीएम इनका, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 होगा कि नहीं। आसान है कि नहीं, ये तो आप समझ सकते हैं। अब इनका मल्टीप्लीकेशन करिए, 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 चौक 48, 48 गुणा 5 करिए, 5 अट्ठा 40 को 0 हासिल का यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, 5 चौका 20 और कितना हो जाएगा, 20 और 4 कितना होता है, 24 होता है कि नहीं। एक बार फिर से आप देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब आपको क्या करना है, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 36 होगा ना यहाँ पर, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36, यानी कि 36 होगा यहाँ पर। कुछ मिस्टेक हम लोगों ने कर दी थी, 36 से आपको किस में करना है, 36 से आपको 5 में करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कैलकुलेशन देखते रहिएगा। 5 छक्का 30 और यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा, 5 तिया 15, 16 17 18, यानी कि आपका 180 आया है ना। आया कि नहीं, एक बार आप लोग देख लीजिए इसको, 180। अब यहीं से समस्या आपकी यहाँ पर खड़ी हो गई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई। वो तो कह रहे थे कि 200 और 400 के बीच में होना चाहिए, लेकिन हमारा तो 180 आया है। आप एक बात बताइए कि ये जो आपका 180 आया है, क्या ये 200 और 400 के बीच में है? कोई भी मुझे स्टूडेंट बताए कि क्या ये 200 और 400 के बीच में है। आपका आंसर आएगा कि जी नहीं मैम, ये तो हमारा 200 से कम है, 200 से कम है। तो अब हम क्या करें? अब यहाँ पर आती है परिभाषा वाली बात, जो मैंने आपको शुरुआत में ही आकर बताई थी। वो ये मैंने बताई थी एलसीएम के बारे में कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है। क्या? एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो आपकी प्रत्येक से विभाजित हो। क्या? जो आपकी प्रत्येक से विभाजित हो, यानी कि एलसीएम जो आपका 180 आया है ना, आप देखिए 30 से भी विभाजित होगा, 45 से भी विभाजित होगा एंड 60 से भी विभाजित होगा। इस वजह से ये एलसीएम है, लेकिन ये वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों से विभाजित है। इसका मतलब ये है कि और भी संख्याएं होंगी जो हमारा इन तीनों से विभाजित होंगी। ये तो देखिए सिंपल सी बात, इतने सारे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में, ये आपका सबसे छोटा अंक लिया है बिकॉज हमारा लीस्ट कॉमन आपका जो मल्टीपल एलसीएम जो है वो यही तो कहता है कि सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक से विभाजित हो, प्रत्येक से विभाजित हो। देखिए प्रत्येक से विभाजित हो, यही आपने सीखा अभी तक। आपने कहा ठीक है मैम, अब हम क्या करें मैम? तो आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आई है कि ये हमारा सबसे छोटा अंक था। इसके बाद भी और भी अंक होंगे जो हमारे इन सबसे विभाजित होंगे। तो जो अगला अंक होता है ना, वो आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, दैट्स इट। ये आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। 180 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए यहाँ पर, तो ये आपका 360 आएगा। आप करके देखना, 360 जो है आपका विभाजित करे, 360 विभाजित होगा 30 से, 45 से एंड 60 से भी विभाजित होगा। तो ये नेक्स्ट अंक होगा जो कि आपके इनसे विभाजित होगा। अब आप कहेंगे कि अगर मैम इसके बाद हमें अंक निकालना है तो 360 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर से कर दीजिए, ये हमारा तीसरा अंक होगा जो इन तीनों से विभाजित होगा। समझ गए आप? तो आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आ गई है कि 180 तुम्हारा फिट नहीं बैठ रहा है भाई, फिट नहीं बैठ रहा है, आपको इनके बीच में चाहिए
हमने 360 ले लिया कि नहीं 360। फिर कह रहे हैं कि डिवाइड करो आप इसको 360 को, इस 360 को आप जो है यहाँ पर डिवाइड करिए किससे, आपका 15 और 24 तथा 45 का सबसे बड़ा गुणनखंड, यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड यानी कि HCF 15, 24 और 45 का, किसका 15, 24, 45। तो अभी मैं इसको हटा देती हूँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये मैंने क्या कर दिया, अपने बत्ती वाले प्रश्न को तो मैंने ऐसे कर दिया है, गंदा कर दिया, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं 15 एंड 24 एंड किसका 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, यानी कि आपको यहाँ पर HCF निकालना है। तो अगर मैं आपको गुणनखंड विधि से बताऊं तो क्या होगा, 15 का क्या होगा 3 5 15, जैसे आप ऐसे करते हैं ना 5 से, इस तरीके से वैसे ही मैं कर रही हूँ। क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो जाती है तो वो आप आसानी से कर सकते हो। अब मैं जैसे 24 का आपको करके दिखाती हूँ, तो 2 से 12 बार जाएगा, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 1 बार। तो मैं 24 को क्या लिखूंगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 24, यही तो हुआ। 45 को अगर आपको करना है तो फिर कैसे करेंगे मैम, 45 में जैसे 3 से सबसे पहली बार जाता है, फिर आपका होगा 3, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, 3 से 15 बार जाएगा, फिर 3 से 5 बार जाएगा, फिर 5 से 1 बार जाएगा, 3 3 का 9, 9 5 45, यानी कि 3 यहाँ पर 5। अब बताइए इनमें से आपको तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पहले 3 दिख रहा होगा, दिखा कि नहीं 3, तो आप कहेंगे जी हाँ मैम 5 भी तो कॉमन आपको दिख रहा होगा, लेकिन 5 इसमें नहीं है, यानी कि 3 आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आपका सिंपल सी बात है हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर HCF आ जाएगा। आएगा कि नहीं, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा समझ में तो आप जैसे मैं पहले से बता रही थी आप वैसे करिए भाग विधि। तो पहले 15 और 24 को आपने ले लेना है, तो 15 से भाग 24 में करेंगे तो आपका 15 एकम 15 जाएगा कि नहीं, यहाँ पर 9 बचेगा कि नहीं, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर आपका 9 बचेगा। ठीक, 9 ही बचेगा ना, हाँ 9 बचेगा। फिर 9 से आप 15 में करेंगे तो फिर एक बार जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6 बचेगा। फिर 6 से 9 में करेंगे, आपको कब तक करते रहना है, जब तक आपका शेष पर 0 नहीं आ जाता। मैं एक बार कैमरे में देख लूं आप इस चीज को प्रॉपरली देख पा रहे हैं कि नहीं, आपको तो सब कुछ दिख रहा है। चलिए फिर हम 6 एकम 6 करेंगे तो 3 बचेगा, फिर 3 से 6 में करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि 0। यस, आपका यहाँ पर क्या होगा, रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया, यानी कि इन दोनों का HCF हमने निकाल लिया है 3, मुबारक हो। लेकिन अभी हमने इन दोनों का निकाला, इसका भी तो करना है, तो 3 आपको 45 से करके देखना पड़ेगा हो रहा है कि नहीं। 3 एकम 3, 3 5 15, यानी कि यहाँ पर आपका आसानी से कट जाएगा, ये तो आप कर सकते हैं इसको, एक बार करेंगे 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बचेगा, फिर आप क्या करेंगे 5 को ले आएंगे नीचे, तो 3 5 15 हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पर 0 आया कि नहीं आया, आसान था कि नहीं। तो ये आपने देख लिया कि ये भी रिमाइंडर 0 आया, यानी कि इन तीनों का HCF आपका क्या आया है, 3 आया है। दोनों ही मेथड आपने देख लिए हैं, अब आपके लिए सब कुछ आसान है मेरे हिसाब से। तो ठीक, अब आपसे क्या कह रहे थे, मैं तो भूल ही गई। आपसे कहा जा रहा था कि 200 और 400 के बीच में इनका जो है सबसे छोटा सार्वगुणज, जो कि आपने 360 निकाला था, क्या निकाला था आपने 360 निकाला था, उसको डिवाइड करना था आपको किससे, उसको आपको डिवाइड करना था इन सब की HCF से। तो 360 को आपको डिवाइड करना है 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0, यानी कि आपका 120 करेक्ट आंसर होगा। आसान है कि नहीं, जो आपके दिमाग की बत्ती चलाने वाला प्रश्न है वो तो आप विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपको लासा अगर दिया हो, लेट्स सी आपको बोला जा रहा है कि 2 संख्याओं का लासा आपका 120 है, मासा आपका 15 है, और पहली संख्या आपकी 30 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। ये आपका क्या है, दिमाग की बत्ती चलाने वाला क्वेश्चन है। मैं इसको फिर से रिपीट करूं, आपसे कहा जा रहा है कि 2 संख्याओं का लासा 120 है, 2 संख्याओं का मासा 15 है, पहली संख्या 30 है, दूसरी संख्या आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए आपको मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ, आइए देखते हैं कौन सा है। फॉर्मूला होता है आपका लासा गुणा मासा। क्या होता है फॉर्मूला, लासा गुणा, अरे यार, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये आपका क्या होता है फॉर्मूला। बस इसी को आपको अपने माइंड में रखना है। इससे तो न जाने कितनी बार आपकी परीक्षा में प्रश्न भी आया हुआ है, इसी में घूमते रहते। जिनको ये फॉर्मूला नहीं पता होता है,
आप करके देखिए, लासा 120 है और मासा आपका कितना है 15 है, पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या आप x मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करिए 120 मल्टीप्लाई बाई 15, यहाँ पर 30 नीचे ले आइए, x एज इट इज रहेगा, 5 दूनी 15 दूनी 30 हो जाएगा, 2 से आपका 60 बार कटेगा यानी कि x बराबर आपका 60, दूसरी संख्या आपकी 60 आ गई। विद इन सेकेंड्स वाला सवाल था, आप इसको ओरल कैलकुलेशन भी कर सकते थे बट मुझे बताना था बिकॉज मेरी ड्यूटी बनती है। तो ये रहा आज का ओवरऑल सेशन। आपको मैं आशा करती हूँ आप सभी से कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है सो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।